आरोग्य जागृती करत आहोत. याचं महत्त्व असं आहे की दिवसेंदिवस कॅन्सरचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे आणि याबद्दल आपल्याला ज्ञान नसल्यामुळे छोटी छोटी गोष्ट असते ती आपण पाळत नसतो. जर आपल्याला काही असं आढळलं जसं की शरीरावर कोणती गाठ असो, पांढरा चट्टा असो किंवा काय असं शरीरात वेगळं काही दिसत असेल तर वेळीच आपण तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे त्याचं निदान करून घेणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या योजना हे आपल्याला माहिती नसतात, कारण शासनाने वैद्यकीय क्षेत्रावर जास्तीत जास्त खर्च केलेला आहे, पण आपल्याला माहिती नसल्यामुळे आपण त्यातून वंचित राहतो. त्याकरता आम्ही आमच्या व्हॅनद्वारे स्लम वस्तीमध्ये आम्ही मार्गदर्शन करत असतो आणि गरजू रुग्णांना मदत करत असतो. आता आमचं जवळच आमचं एक मोठं अभियान सुरू आहे. सर्वपक्षीय वैद्यकीय सेवा केंद्र सुरू केलेलं आहे, जे की आम्ही खडकेश्वर येथे आमचं सुरू आहे. त्यामध्ये आमचं हेल्पलाईन नंबर आम्ही याच्यामध्ये ठेवलेला आहे, ज्या नंबरवरती तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळेल. जसं की आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे 8007005564, 8007005529. हा नंबर तुमच्याकडे वेळोवेळी ठेवणं आवश्यक आहे, कारण आपल्याला जेव्हा पण आरोग्याची मदत लागली तर आपण ह्या नंबरवर संपर्क करू शकता. सर्वात महत्त्वाचं जे की कॅन्सर हा आजार जीवघेणा असून अंत नाही आहे हे आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. आणि वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये खूप मोठी क्रांती झालेली आहे. वैद्यकीय क्षेत्र हा खूप मोठे पुढे चालत आहे आणि आपण कोणत्याही आजाराला न घाबरता जसं आपण उपचार करत असतो तसंच कॅन्सरला पण न घाबरता जर आपण उपचार केला तर नक्कीच आपण त्यापासून सुटका पाहू शकतो. काही गोष्टी असतात का प्रथम स्टेजला जर आपल्याला माहिती मिळाली तर आपण त्याच्यावर योग्य निदान उपचार करून आपण त्याच्यावर मात करू शकतो. पण आपण काही अंगावर काढत असतो. बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला असं बघायला मिळालेलं आहे की आपल्या घरामध्ये कॅन्सर झाला की एकदम सगळे रुग्ण आणि रुग्णाचे नातेवाईक सगळं हे याच्यामधनं असं शांत होऊन जातात. तर तसं न करता जर आपण या आजाराला मात करण्यासाठी फाईट केली, आम्ही ज्याला म्हणतो कॅन्सर फायटर म्हणतो, आम्ही कॅन्सर रुग्ण म्हणत नसतो, आम्ही कॅन्सर फायटर म्हणत असतो, की ज्यामध्ये रुग्णांना पूर्ण माहिती मिळणं गरजेचं आहे ते आम्ही देत असतो. आता IRCचे ॲडव्होकेट फैज साहेब आलेले आहे, आपण त्यांच्याकडनंच काही माहिती आणि मार्गदर्शन घेऊया. ॲडव्होकेट फैज साहेब तुमचं वेलकम आहे शाळेतर्फे. आपण आलात, आपल्या अमूल्य वेळेतून वेळ काढून आमच्या शाळेला भेट दिलेली आहे आणि आपलं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी सर्व नागरिक उत्सुक आहेत. तरी आपण वेलकम आहे आमच्या शाळेतर्फे. वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद मेरी चौथी विज़िट है इस स्कूल के अंदर. पहली विज़िट शायद लॉकडाउन या उसके फ़ौरन बाद यहाँ हुई थी पहली बार, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की उसके बाद से इस स्कूल के अंदर हुई है और उम्मीद करता हूँ आगे भी जो है इसी तरह से ये स्कूल तरक्की करता चला जाएगा, ताकि समाज के उन लोगों की ये मदद करे जो डिफरेंटली एबल है. मतलब उनमें भी एबिलिटी है, कुछ करने का जज्बा है, लेकिन हमसे अलग कर सकते हैं. पहले तो यही शब्द या यही वर्ड कॉमनली यूज़ होता था, इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नए टर्म्स में स्पेशली एबल, डिफरेंटली एबल, मतलब उनकी सलाहियतें हैं लेकिन अलग ढंग से उनकी सलाहियतें हैं. मैडम ने भी आपके सामने बहुत सारी बातें रखी और स्पेशली उनकी बातों में जो बात आई वो ये थी कि उनका जो 15 इयर्स का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ये बच्चे हमारे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही है कि माँ बाप अपनी सोच रखे या उनके जो गार्जियन हैं वो इस चीज़ को समझें कि इन बच्चों पे थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है. भाई ये कुछ बातें मैं इस्लाम धर्म के एतबार से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि इस्लाम क्या बोलता है. स्पेशली एबल्ड ऐसे लोग जो कभी जो है जहन से कमज़ोर होते हैं, मेंटली कमज़ोर होते हैं, कभी फिज़िकली वीक होते हैं. तो एक वाक़या यूँ हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रशीद मोहम्मद के एक अनुयायी वो उनके पास आए और वो एक मजबूत इंसान थे, मालदार इंसान थे, ताकतवर इंसान व्यक्ति थे. तो उनको ऐसा लगा कि जो लोग कमज़ोर होते हैं समाज के, स्पेशली एबल्ड होते हैं,
उनके मुकाबले में इनको थोड़ा सा ये ख़ास है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे हैं और वो कमज़ोर हैं। और उन्होंने ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहार की कि इन लोगों से तो हम अच्छे हैं। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी और फरमाया था और ये कहा था कि ये लोग जो तुम्हारे पास कमज़ोर हैं, इनके वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। मतलब स्पिरिचुअली देखा जाए, धार्मिकता के एतबार से देखा जाए, तो ऐसे लोग अगर आपके पास है जिनको अपंग कहते हैं, स्पेशली एबल्ड कहते हैं, अगर इनको आप संभालते हैं तो आपको रिस्क दिया जाता है। अरबी भाषा में रिस्क जो होता है उसका माना सिर्फ ये नहीं होता है जो हम खाते हैं। अरबी भाषा में रिस्क का माना होता है जो भी तुम्हारे पास है, माल भी रिस्क है, दौलत रिस्क है, बच्चे रिस्क है, ज़मीन रिस्क है। अगर ऐसा इलाका है जहाँ अमन व अमान है, शांति से आप रह सकते हैं, वो भी रिस्क है। उसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं प्रोविजंस, जो कुछ दिया जाता है। तो तुम्हें रिस्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद और सहायता की जाती है। आप ये कहेंगे हम तो इनकी सहायता करते हैं, लेकिन इनकी सहायता की वजह से आपकी सहायता की जाती है। तो वो जो सहाबी थे, वो जो अनुयायी थे, जिनको ये लगा था कि कमज़ोर लोगों से मैं अच्छा हूँ, तो उनको बता दिया कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, इनकी वजह से तुमको ये मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए उन पेरेंट्स के लिए, उन जिम्मेदारों के लिए। कभी होता है पेरेंट्स नहीं है बच्चे के, माँ नहीं है, बाप नहीं है, दादी संभाल रही, नानी संभाल रही है, तो ऐसा भी होता है। कभी चचा संभाल रहा है, मामू संभाल रहा है। तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। असल में इनकी मदद करके आप अपनी मदद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इनकी मदद करके अपने आप की आप मदद कर रहे हैं। दूसरा ये होता है पेरेंट्स के लिए बहुत मशक्क़त होती है, बहुत मुश्किल होती है, कठिनाइयाँ जिसको बोलते हैं। वो लोग बहुत लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं कभी कभार, और कभी ये सोचते हैं, ये बात मेरे सामने बहुत सारी बार आई है, कि शायद हमारे कोई पुराने बुरे कर्मों का फल है जो हमको बच्चों की ऐसी शक्ल में मिल रहा है। तो ये बात मैं आपको बता दूं, इस्लाम ये मानता है कि जिसके कर्म उसके साथ, दूसरों के कर्म का फल या मैं भुगतूंगा नहीं उसकी सजा, ना मेरे कर्मों की तकलीफ मेरे बच्चों को होने वाली। इस्लाम ये नहीं मानता, सबका सबके साथ होने वाला है। तो अगर किसी हमारे खानदान में किसी ने बुरा किया था, उसके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन उसके खानदान के साथ नहीं होता, उसके बच्चों के साथ नहीं होता। इस्लाम ये फलसफा, ये फिलॉसफी को नहीं मानता। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं शायद हमारा कोई गुनाह था, हमने या हमारे खानदान वालों ने कुछ गलत किए थे, उसके नतीजे में होता है। ऐसा नहीं होता है। ये आपके लिए एक टेस्ट है, एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। देखिए दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, आप उसको देखिए, गौर कीजिए। कुछ लोगों को आंखें हैं, कुछ लोगों को आंखें नहीं है। कुछ लोगों को बाल है, कुछ लोगों को बाल नहीं है। कुछ लोगों को बच्चे हैं, कुछ लोगों को बच्चे नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कुछ बच्चों के पास हाथ पैर है, कुछ बच्चों के पास नहीं है। कुछ के पास अक्ल है, कुछ के पास नहीं। बस ये ऐसे ही है दुनिया में। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी है क्या? कोई नहीं है। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। तो अगर एक गरीब ये सोचे कि मेरे कर्मों का फल है जो मैं गरीब हूँ, तो फिर वो अब गुर्बत तो है ही, और मरेगा उसमें, और परेशान होगा ये सोच सोच के ये कर्मों का फल है। तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। तो दुनिया में, समाज में ऐसे ही होता है। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपके साथ बहुत तकलीफ की चीज़ है। दुनिया में कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती है। जैसा कुछ लोगों को अच्छी सेहत मिली है, हेल्दी रहते हैं, कुछ लोग बीमार हैं। अब बीमार, ऑलरेडी बीमार है और डिप्रेस हो तो और परेशान हो जाएगा। तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स हैं, जिम्मेदार हैं बच्चों के, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ना उसकी कोई सजा भुगत है। सिंपली एक टेस्ट है, और जिसको जैसा टेस्ट मिलेगा उसको मरने के बाद का जो जीवन है, जिसको हम लोग आखिरत बोलते हैं अरबी भाषा में, मृत्यु के बाद एक जीवन है आखिरत, जिसका दुनिया में जैसा टेस्ट है आखिरत में उसका वैसा बदला मिलेगा। उसको समझाने के लिए मैं बात बताता हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से, सालों से नीट का इम्तिहान बहुत आसान जा रहा था। तो रिजल्ट पिछले साल तो ऐसा आया कि 60 बच्चों ने 720 में से 720 ले लिए थे। ये साल गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्तिहान परीक्षा को ज़रा टाइट रखा है ना। ये बात देखिए ना, हमने बहुत सारे मीम्स बने, बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, कोई बोल रहा फिजिक्स ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, कोई बोल रहा मैथ्स में। ये हुआ ना सबके साथ, तो ऐसा होता है। तो नीट के इम्तिहान में थोड़ा इम्तिहान टेस्ट वो था। आप जाहिर सी बात है मार्क्स तो कम आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है आप समझ रहे हैं ना, उनमें भी अच्छे लोग होंगे ना। ठीक है, अब 720 नहीं आएंगे सबके, लेकिन वो 600, 680, 650 के नंबर लगते थे ना, वैसा। तो इम्तिहान सब था, तो रिजल्ट भी उसके हिसाब से आता है अलग। तो वैसे ही जिनको ऐसे बच्चे मिले हैं, या वो खुद व्यक्ति, चलो बच्चा नहीं है, वो खुद व्यक्ति है जिसमें कोई जो है उसकी अपंग है, उसको स्पेशली एबल्ड है, या कोई डिसेबिलिटी आप बोलिए उसको, तो उसका टेस्ट भी वैसा होने वाला है, उसको बदला भी उसको मिलने वाला है। क्योंकि ये हमारी बिलीफ है
यह आस्था है कि मरने के बाद सब इंसान सही सलामत हो जाएंगे। जो अंधा था वो अंधा नहीं रहेगा, बल्कि उसको फायदा क्या होगा मालूम? जो लोग देखते थे और गलत देखते थे उनसे पूछ होंगी कि गलत क्यों देखा, या देखा था गलत तो रोका क्यों नहीं? इनसे तो पूछ ही नहीं, क्योंकि दिखता नहीं था तो कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरत में इनका टेस्ट आसान है, लेकिन दुनिया में जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा टेस्ट होता है। पहला काम तो आप ये कीजिए, मेंटली परेशान मत होइए। दूसरा काम ये कीजिए, दुआएं कीजिए इन बच्चों की। तीसरा काम ये कीजिए जो मैडम ने बता दिया, इनको कमजोर मत समझ के इनको वो चीजें सिखा दीजिए जो ये सीख सकते हैं, ताकि अगर कुछ मुझे हो जाए तो ये अपनी जिंदगी गुजार सके, बहुत ज्यादा डिपेंड ना रहे। जिसमें जो उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण दिए, जिसको मेंटली अच्छा है तो उसको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा हो सकता है, उसको हाथ पैर नहीं लेकिन माइंड अच्छा है। आजकल तो कितने गैजेट आ गए, गाड़ियाँ भी आई छोटी छोटी, इसमें आदमी बैठ सकता है, छोटी सी उंगली भी है तो इशारे से गाड़ी आगे चलती है, गाड़ी अच्छी से है ना। ऐसे लोग जिसका जहन अच्छा है उसको आप मेंटली आगे बढ़ाइए, उसको पढ़ाई लिखाई में आगे लाइए। जिसका जहन कमजोर है तो उसको फिजिकल अपने काम खुद करना सिखाओ, जिसमें से खाना पकाने का उदाहरण दिया, खुद का नहाना धोना अगर कुछ है उसको तो वो खुद साफ सफाई अपनी कर ले, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा चल फिर ले, थोड़ा चले जाए, समझ कम है लेकिन उतना कर लेता है बच्चा। कोई अगर ब्लाइंड है, अंधा है, तो जाहिर सी बात है अंधों उतना मसला नहीं होता उनको, वो तो बहुत सारे काम मैंने देखा आँख वालों से ज़्यादा अच्छे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उनको फिर ये एजुकेट करे ताकि उनकी डिपेंडेंसी हम पर जो निर्भर है वो कम हो थोड़ा सा, और वो खुद से कुछ काम कर सके, ताकि अगर हम ना भी रहें तो दूसरे लोगों को भी थोड़ी सहूलत मिले, उनकी मदद करें। इसी से जो समाज है सब समाज का हिस्सा है। मैं आपसे अपील करूंगा ऐसे लोगों की जो सहायता और मदद हो सकती है वो करने को आप आगे बढ़ें। ऐसे लोगों की जो मदद करते वो लोग, ऐसे लोगों के लिए जो काम करे वो लोग सहायता करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा हमारी सहायता की ज़रूरत है। अगर आप उनके लिए आगे बढ़ चढ़कर जो भी मदद कर सकते हैं, जैसा कि उनके लिए कोई हेल्प करना है, कोई चीज़ चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को फलां चाहिए, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को कुछ मदद होती है, कुछ पेपर वर्क है करवा के देना है, मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे ये हम बेड़ा ठान लें कि हमारे महल्ले में कितने बच्चे ऐसे देखें, उनको जो मदद हम कर सकते हैं वो मदद करने की। मदद से हमेशा ये माना नहीं होता पैसे देना, कुछ लोग बच्चे बहुत अच्छे घर के होंगे, लेकिन मदद ये है कि उनको गाइड करे, पेरेंट्स को बताए कि हाँ स्कूल है, ट्रेनिंग के लिए बताए, कहाँ इलाज हो सकता बताए, आप किसी का एग्जाम्पल दे, दूसरे लोग कैसा इस फील्ड में काम करें वो करें, तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ख़ास एग्जाम्पल उन्होंने जो स्पोर्ट्स का किया, स्पेशली स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक्स भी याद रखें। अभी तो कई मूवीज़ भी बनी उसके ऊपर जिसमें बताया जाए कि ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी हो गई थी, पहले नहीं थे, बाद में जंग में गए, हाथ पैर चले गए, तो स्विमिंग में कोई टॉप आ रहा है, कोई फला हो रहा है, वैसे लोग। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि ये भी एक फील्ड है जिसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। यहाँ भी उनको वो करें कि आप उनको ट्रेन करें कि चलो कुछ नहीं कर सकता है तो क्या ये स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकता है, कहीं स्पोर्ट्स नहीं खेल। मैंने कुछ स्पोर्ट्स देखे, पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैंने एक बार क्रिकेट का मैच देखा जो जिन लोगों को आंखें नहीं है वो खेल रहे हैं और कितने अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं। तो कई सलाहियतें में होती है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप उनकी जो सलाहियत जो फील्ड में उसमें उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। समाज से गुजारिश करूँगा जो कुछ सहायता हो सकती है, चाहे वो तन मन धन जिसको बोलते हैं, सब उनके लिए करने की कोशिश करें। क्यों? तो इन कमज़ोरों की वजह से हमें रिस्क दिया जाता है और हमारी मदद भी की जाती है, सहायता अल्लाह करता है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि इस फील्ड में आगे आए और इनके लिए करें। और ये बात भी आप याद रखें, कोई भी समाज उनके अंदर जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके साथ कैसा सलूक करता है उससे पहचाना जाता है वो अच्छा समाज है बुरा समाज है। कोई भी समाज उसके अंदर जो लोग कमज़ोर हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि हम सबसे अच्छे समाज को बिलोंग करते हैं, हमारी कम्युनिटी सबसे बेस्ट है, तो हमने इन कमज़ोरों के साथ सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इस दुआ के साथ कि जो भी लोग इस फील्ड में काम करें अल्लाह ताला उनकी मदद करें। जो पेरेंट्स यहाँ आए जो अपने बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनकी मदद करे कि उस बच्चे में अल्लाह ताला मुख्तलिफ जो सलाहियतें उसको उभारने की हमें सलाहियत दे कि उसकी सलाहियतों को उभारें। इन बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंडिपेंडेंट बनाए, मतलब हम पे ही हमेशा निर्भर ना रहे बल्कि खुद कुछ करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन बच्चों के ज़रिए जो है हमारे रिज़्क़ में इजाफा करें, हम लोगों को तौफ़ीक़ दे कि इनकी मदद करें। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक रिसर्च सेंटर वेलफेयर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर IRC के बानी हमारे सरफराज, हमारे रहनुमा आदरणीय एडवोकेट फैज सैयद साहब इस कार्यक्रम को
आ चुके हैं, हम इदारे की जानिब से, हमारी सोसाइटी की जानिब से उनका खैर मकदम करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। मैं डॉक्टर अफसर साहब से गुजारिश करूंगा तो एडवोकेट फैज सैयद साहब का जो है तो शाल और गुच्छे जो है तो उनका जो है तो सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल करें। आगे मुस्तकबिल सुधर जाए और उसके लिए ये सब बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि इनकी पूरी कोशिशें कामयाब हो जाए। बस हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरी एक बेटी है बड़ी, वो खुद जो है मेंटली अबनॉर्मल है। मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत की है। आज वो बच्ची मेरी 55 साल की है, पीछे बैठी हुई है येलो ड्रेस में। अगर आप लोग मुड़ के देखना चाहें तो देख सकते हो। उसको मैंने बचपन से बहुत ट्रेन किया है। बिल्कुल वो 5 साल तक भी बात नहीं करती थी, उसको मैंने चलना, उठना, बैठना, बात करना, अपना खुद का पूरा काम करना, सब कुछ मैंने उसको सिखा दिया है। और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसलिए मैं जब भी ऐसे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनके भी पेरेंट्स को थोड़ा सा होशियारी आना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने के लिए, उनको माजूर समझ के एक बाजू डाल देना कोई हल नहीं है। वो बहुत कुछ नहीं भी की अगर, तो सिर्फ अपना काम खुद कर लिया अगर, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरी बच्ची अपना हर काम करने के अलावा वो मेरी भी बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, क्योंकि तमाम बाकी बच्चे मेरे शादी हो के अपने अपने घर हो गए हैं। मैं और मेरी माजूर बेटी, हम लोग दोनों ही रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट लेते हैं। इस काबिल मैंने उसको बना दिया। तो मेरी कोशिश ये है, मेरा कहना ये है कि आप लोग में भी इतनी होशियारी आ जाए कि अपने बच्चों को कम से कम अपना खुद का काम करना सीखने की हद तक, उसके लिए जो भी उनको करना पड़ा, मैंने भी बहुत कुछ किया है। उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं आप लोगों का वक्त नहीं खराब करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कम लफ्ज़ों में ज़्यादा समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें और अपने बच्चों को ये सब परेशानी से दूर रखने की कोशिश करें। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, अभी डाला हमारे मेन निवासी असणाऱ्या शाळा संचालक साजिद पटेल साहब, उपस्थित सब मान्यवर और रहिवासी कोई इशू नहीं है। रास्ते का काम करना तो हमारा काम ही है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने अभी समस्याएं रखी हमारे सामने, जैसे कि उनका गवर्नमेंट से जो उनका ग्रांट आता है, वो ग्रांट पिछले साल का लैप्स हुआ है, वो ग्रांट देना, अगले साल में कुछ मदद करना। और ये स्कूल बच्चों के लिए जो चलाई जा रही है, जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हमारे, उनके लिए जो चलाई जा रही है, उस स्कूल के लिए जो भी मदद लगेगी आगे, वो हम उनके लिए करने को तैयार है और हम करेंगे। वो तो इलेक्शन के पीरियड में साजिद पटेल साहब सुबह 6 बजे से जो शुरू हो जाते थे, निजाम भाई हमारा छोटा भाई है, ये इतने घूमे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी मदद करी है। मैं आप सभी को एक आश्वस्त कराना चाहता हूँ, हमारी जो अपनी जो हमदार है, मेरी बेटर हाफ है वो अनुराधा जवान, उनकी तरफ से मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कैसे हो, आपको अच्छी सुविधा कैसे मिले, इसलिए 24/7 काम करेंगे। अभी आज मुझे आने को देर हुई, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को राह देखना पड़ा, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं साजिद पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम शुरू करें, और उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, इतना सम्मान किया है मेरा, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी जो समस्या रखी थी डीपी के, वो भी यहाँ कर देंगे पूरा, कोई इशू नहीं। थैंक यू। आदरणीय व्यासपीठ और आदरणीय पालक और आदरणीय शिक्षक वृंद सारे जो इनके बच्चों के लिए काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों के लिए काम करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होते।
जो ये दिव्यांग बच्चे हैं उनको ज़रूरतें बहुत थोड़ी होती है, मगर वो कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो टाइम देने के लिए, वो पेशेंस देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो आपका स्कूल जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों पे बहुत अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने अभी यहाँ पे देखा है, क्या कर रहे हैं बच्चे। कितनी देर से मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इतने शांति से बैठना इन दिव्यांग बच्चों ने, ये बहुत बड़ी बात है स्कूल के टीचरों के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को ट्रेन किया है। अभी बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, लर्निंग का कुछ बच्चे दिखाई दे रहा है, ऑटिज्म है, कुछ अस्थिव्यंग के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है और भी, और ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह कुछ ना कुछ कर पाते हैं। क्योंकि मैं अभी 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं भी एक सेंटर है लक्ष्य लर्निंग सेंटर बोलकर, जहाँ पर इन बच्चों के ऊपर काम किया जाता है। तो स्पेशली ऑटिज्म, हियरिंग इम्पैक्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD और ऑटिज्म, ये 5 सेक्टर के ऊपर मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। तो इसमें से मेरे कई बच्चों ने आज तक 12th पास आउट किया है। कुछ बच्चे खेल में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, स्विमिंग में है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, यहाँ तक कि नॉर्मल बच्चों के साथ रणजी की एंट्रेंस देकर आए बच्चे। तो इन बच्चों के लिए आप पेरेंट्स और टीचर दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल में भेज रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पेरेंट्स लोगों ने घर पे रिपीट प्रैक्टिस लेना है। और उनके ऊपर नहीं, एकेडमिक लेवल में वो थोड़े वीक है, ठीक है, मगर उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं इससे देखना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग पार्ट्स के ऊपर बच्चे कर सकते हैं। किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, कोई बच्चा खेल में अच्छा करेगा, कोई बच्चा मॉडलिंग करेगा, कोई बच्चा बात अच्छा करता है। तो कौन सी क्वालिटीज़ उस बच्चे में है, पेरेंट्स ने उसको जानना है और उसके ऊपर वर्कआउट करना है। सिर्फ ये ऐसा है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या होगा आगे, ये सोचने से अच्छा है कि आप बच्चों को कुछ न कुछ नया सिखाएं। जितना आप सिखाएंगे वो बच्चा सीखता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि सीखने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स है। जैसे नॉर्मल बच्चा एक चीज़ 10 बार में सीख जाएगा, मगर इन बच्चों को सिखाने के लिए हमें वही चीज़ 1000 बार सिखानी पड़ेगी, मगर वो सीखता है। उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ से वहाँ तक कि बच्चे बहुत आगे नाम कमाते हैं। जो बच्चा बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, ऑटिज्म का बच्चा अभी यहाँ भारत का रिप्रेजेंटेटिव बोलकर थाईलैंड जाकर आया है स्विमिंग के लिए। उसने मुंबई से अटल सेतु से गेटवे ऑफ इंडिया, कभी यहाँ पे हमारे समुंदर नहीं, हरसुल के इसमें प्रैक्टिस की उसने, हरसुल के तालाब में प्रैक्टिस करके 12 किलोमीटर समुंदर पार किया। क्यों नहीं कर सकता है? हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। दूसरे सेम डिसेबिलिटी के बच्चे अगर कर सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो पहले तो पेरेंट ने खुद को ये करना है कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते, नॉर्मल बच्चों से पीछे नहीं है। ये अगर हम मन में सोचेंगे, ठान लेंगे, हमारे बच्चों के लिए हम खड़े रहेंगे, तो हमें बहुत सारी ये जो फैसिलिटीज़ आपके स्कूल ने प्रोवाइड की, उन फैसिलिटीज़ का आप यूज़ करो और वहाँ से ढूंढो कि हम और क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। और बहुत जहाँ पे हम ढूंढेंगे वहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी कि जहाँ पे इन बच्चों को हम ट्रेन कर पाएंगे और बहुत आगे लेके जाएंगे। इन बच्चों को ऐसे पेरेंट्स करते नहीं, इसका क्या होगा और बाकी 4 करने वाले इसको क्या ध्यान देना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। इन बच्चों में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। पेरेंट्स और टीचर का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बच्चा 101% कुछ ना कुछ तो करेगा। छोटी सी बात का हुई ना, मगर छोटे से स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे वो बहुत लेवल तक पहुंचता है। बहुत सारे लोगों ने, हमारे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने नॉर्मल बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किए, उसमें भी उन्होंने मेडल्स लेके आए। तो स्पेशल, और अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने स्पेशल के बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे गेम्स एक्टिविटी है और बहुत सारे रोजगार कौशल भी है कि जो गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर हमें अवेलेबल है। इन बच्चों को हम रोजगार सिखा सकते हैं, कंप्यूटर सिखा सकते हैं, खेल में आगे लेके जा सकते हैं, या फिर उनकी जो पसंद है उसमें आगे लेके जा सकते हैं। तो मैक्सिमम है कि उन बच्चों को सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट और टीचर जब सपोर्ट करता है तो ही 100% बच्चा आगे आता है। मुझे यही कहना है कि सारे पेरेंट्स ने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है, आपको समझ नहीं आता है क्या करना है,
तो आपके स्कूल यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, वहाँ से आपको पता चलेगा। अभी भारत में हमारे यहाँ पे पैरा ओलंपिक भी एक होता है, जिसमें सारे पैरालाइज और हर डिसेबिलिटी के बच्चों को हम लेके जा सकते हैं। तो क्यों ना हमारा बच्चा देश के लिए खेले, कर सकता है ना, हम क्यों पीछे रहना है? तो हमें कुछ न कुछ करना है, ये पहले मन में ठान लो। क्योंकि अभी अस्थि व्यंग्य रहा, मगर उसका ब्रेन अच्छा है तो पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे से आगे जाएगा। तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। जिसका मस्तिष्क में प्रॉब्लम है उसके लिए आप अदर एक्टिविटी के लिए सोचो, जो भी वो कर पाए। खाना बनाना भी एक टैलेंट है, उससे भी वो खुद का काम कर सकता है। तो इस तरीके से किसी काम को लेबल ना लगा के हर काम ऊपर की कैटेगरी पे ऐसा सोचे और बच्चों को अच्छे से तालीम दें। साप्ताहिक से शुरुआत हुई थी तकरीबन 20 साल पहले। साप्ताहिक से इसकी शुरुआत हुई और उस दिन से आज तक ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। आरोग्य जागृति ये साप्ताहिक बोलकर शुरू किया गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों की ताउन से और डॉक्टर अफसर साहब की मेहनत से ये एक मासिक बनकर उभरा है, जो पूरे महाराष्ट्र के हर उस डॉक्टर के पास आपको नजर आएगा, हर उस बंदे के पास नजर आएगा जो हेल्थ पे काम करता है, जो आरोग्य पे काम करता है, उनके पास नजर आएगा। ऐसा यह हेल्थ मैगजीन है जो डॉक्टर्स के पास मौजूद रहता है। कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।
आरोग्य जागृती।